अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 का अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इट इज़ स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट को हम इन डिटेल पढ़ेंगे, मींस स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, हर चीज़ हम स्केलर प्रोडक्ट में इसको देखेंगे। अच्छा, अब स्केलर प्रोडक्ट में सबसे पहले बात करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। और डेफिनेशन इसकी क्या है कि इफ़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट्स इन अ स्केलर क्वांटिटी देन सच टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। सिंपली अगर मैं कहूँ कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करे और रिजल्ट में हमारे पास जो क्वांटिटी ऑब्टेन्ड हो वो क्वांटिटी स्केलर हो, तो इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। अब एग्जांपल आप इसकी इस तरीके से समझिए कि जैसे आपने ले लिए वर्क डन, तो वर्क डन जो है आपको पता है कि इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड यू नो दैट फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. So the multiplication of two vector quantities, which is force and displacement, results in one scalar quantity, and that is work done. Now take example of power. Power की definition क्या है? P is equals to F dot V, means power is the product of force into velocity, and you know that force is a vector quantity and velocity is also a vector quantity. तो फोर्स और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें रिजल्टेंट में जो क्वांटिटी दे रहा है पावर, वो खुद क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसको दोबारा देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं और वो मल्टीप्लाई होने के बाद जो क्वांटिटी, जो रिजल्ट हमें गिफ्ट करते हैं वो कौन सा होता है, स्केलर। अच्छा, अब स्केलर प्रोडक्ट की अगर मैं मैथमेटिकली या ज्योमेट्रिकली बात करूं कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, मैथमेटिकली मैं सिंपली कह सकती हूँ कि जब भी डॉट प्रोडक्ट रिमूव होता है तो कॉस थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट रिमूव होता है तो साइन थीटा आता है। किस तरीके से आता है इसको हम ये देख लेते हैं। वैसे पेपर में अगर आपसे जस्ट डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने खाली ये इन्वर्टेड कॉमास वाला एरिया लिखना, और उसके एग्जाम्पल में ये दो एग्जाम्पल साफ नहीं है। अच्छा, अब मैं बात कर रही थी कि इसकी ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें मैथमेटिकली किस तरीके से ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा है, तो इस बात को समझिएगा। जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये दोनों आपस में इनके बिटवीन कोई ना कोई एंगल है और उस एंगल को हमने नाम रख दिया थीटा का। अब ए डॉट बी यहाँ पे ए बी कॉस थीटा किस तरीके से लिखा हुआ है, देखिए अगर मैं वेक्टर ए को उसी के कंपोनेंट में स्प्लिट करूँ, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा वाई की डायरेक्शन में, एक ही हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द अदर, कि एक वेक्टर का कंपोनेंट जो है दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में लिया जाए, मींस ए वेक्टर का अगर मैं कंपोनेंट इस वेक्टर की डायरेक्शन में लूँ, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर वेक्टर, फिर मैं इसको इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरे पास डॉट प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। अब इसको थोड़ा इस तरीके से वर्बली समझना मुश्किल हो रहा है, हम इसके लिए एक एनिमेशन देखते हैं जिससे आप लोगों को और आसानी से समझ आ जाएगा बेहतर तरीके से। देखें स्केलर प्रोडक्ट, ये मैंने यहाँ पर एक हमने वेक्टर ले लिया ए, ये वेक्टर बी, इसके बीच में एंगल थीटा, वेक्टर ए से परपेंडिकुलर हम क्या करेंगे, यहाँ वेक्टर ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। देखिए वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, होता क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, बिटवीन कोई भी एंगल जो कि 0 से 180 के बिटवीन होना चाहिए। अब किस तरीके से कि ये ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा के बराबर हो रहा है, वो हम अब देखते हैं। देखिए यहाँ हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको कोई नाम दे दिया एम, ठीक है, और ये ओ ए एम एक पूरा हमारे पास ट्राइंगल बन गया। अच्छा, अब देखिए बात ये है कि अगर मैं वेट अगर मैं इस तरीके से करूं कि यहाँ पर हम जो प्रोजेक्शन की बात कर रहे थे, इसको जरा दोबारा से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्शन ड्रॉ की, ठीक है। अब यहाँ पर ये ओ ए एम, ये एक क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया पूरा, ओ ए एम एक ट्राइंगल बन गया जिसमें परपेंडिकुलर कौन सी साइड हो जाएगी, ए एम, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज एंड द रिमेनिंग वन इज बेस। तो मुझे जो है
वेक्टर ए पता है विच इज हाइपोटेन्यूस, वेक्टर बी पता है विच इज बेस, पर मुझे ए एम नहीं पता विच इज परपेंडिकुलर। तो अगर मुझे बेस और हाइपोटेन्यूस पता है तो ए एम को फाइंड आउट करने के लिए जो रेशियो इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा, जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूस आता हो। मीन्स मैं कोसाइन को यूज कर सकती हूँ, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे देखिए अब हम यही काम करेंगे कि ये जो ओ एम है बेस, ठीक है, इसके ऊपर प्रोजेक्शन आ रही है किसकी, ए की प्रोजेक्शन आ रही है बी के ऊपर। अब मैंने कहा कि ए की प्रोजेक्शन आ रही है बी के ऊपर। अब ये जो ए की प्रोजेक्शन को मैं बोल रही हूँ कि ये बी के ऊपर आ रही है, तो इस बात का मतलब क्या है? देखिए ये वही चीज़ है, सॉरी, कि ए की प्रोजेक्शन जो आ रही है बी के ऊपर, इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ए जो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जब एक वेक्टर के का एक कंपोनेंट लेके दूसरे वेक्टर के साथ जो है बिल्कुल उसकी डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाए, तो ये हम उसी की तरफ मूव कर रहे हैं। ये ए वेक्टर की प्रोजेक्शन आ गई किसके ऊपर, वेक्टर बी के ऊपर। और वो क्या है जो उसकी प्रोजेक्शन है, वो ए वेक्टर की प्रोजेक्शन बी के ऊपर आ रही है, ओ एम, और ये एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो हमने लिखा कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूस मींस ओ एम ओवर ए। ये क्या हो जाएगा, cos थीटा मींस बेस ओवर हाइपोटेन्यूस विच इज ओ एम ओवर ए। यहाँ से अगर मुझे ओ एम को फाइंड आउट करना है तो ए वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एंड वी नो दैट व्हाट इज ओ एम, एंड वी नो दैट व्हाट इज ओ एम। तो यहाँ पे देखें कि a डॉट बी बी ए cos थीटा आ गया। असल में ओ एम क्या था, ओ एम हमारे पास वेक्टर बी था, तो ये वही चीज बन गई, a डॉट बी इज इक्वल्स टू बी ए cos थीटा। मतलब मैं यहाँ पे ये चीज कह सकती हूँ कि वेक्टर ए का एक कंपोनेंट को अगर मैं वेक्टर बी की डायरेक्शन में के साथ मल्टीप्लाई करा दूं वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से, तो वो मुझे ए डॉट बी देगा। ये इसकी मैथमेटिकली और ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेनेशन है। जब आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप इसको सिंपली उसी तरीके से लिखेंगे कि जो हमने स्टार्ट में डेफिनेशन देखी थी, और वो क्या थी कि इफ द टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड गिव्स a scalar quantity it is known as scalar product। ठीक है, ये डेफिनेशन की बात आ गई। मैं फिर रिपीट करी, डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे, मैथमेटिकली उसमें नहीं जाएंगे। मैथमेटिकली चीज़ हमने इसलिए समझी है कि आगे जब हम इसका कम्यूटेटिव लॉ पढ़ेंगे तो हमें ये वाली चीज़ वहाँ पे हेल्प करेगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट हम देख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट जो है, अगर एक वेक्टर ए है उसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए वेक्टर ए के साथ, मींस जब सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो ए डॉट ए क्या हो जाता है, ए स्क्वायर। कैसे हो जाता है, जब डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है सेम वेक्टर्स का, मींस उनके बीच में एंगल क्या है, जीरो है, तो cos जीरो तो 1 होता है, तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अच्छा, अब अगर मैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बात करूं, मींस एक्स वाई जेड एक्सिस की बात करूं, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि यूनिट वेक्टर्स के साथ। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो अब ये देखें कि इस z एक्सिस, इस यूनिट वेक्टर z का कैप यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है, इस यूनिट वेक्टर z का इस z के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 0। यूनिट वेक्टर y का जो इसके साथ एंगल बन रहा है वो क्या है, y के साथ 0। यूनिट वेक्टर x का जो x साथ एंगल बन रहा है वो क्या है, 0। जब एंगल 0 है तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1। तो x डॉट x, y डॉट y, z डॉट z, या फिर i j k की फॉर्म में कर लें आपके i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, ये क्या होते हैं, 1। लेकिन आपको पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मींस y z के परपेंडिकुलर है, और x जो है वो y के परपेंडिकुलर है, और z जो है वो x से परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर है मींस इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का है। तो जब 90 डिग्री का एंगल है तो cos 90 क्या होता है, 0। तो इस वजह से x डॉट y, y डॉट z, z डॉट x, या i डॉट j डॉट k, या k डॉट i, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 0।
अब ये आप देख रहे होंगे कि ये आपको 90 नजर नहीं आ रहा। असल में बेटा जो एक्स वाई के साथ जो जेड कंपोनेंट है वो 3D है ना, तो वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, जो हम प्लेन पे तो ड्रॉ नहीं कर सकते अपनी कॉपी पे, लेकिन वो यू नो दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आगे मूव करते हैं। इस चीज़ों को जो हमने पढ़ा है इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं इस एनिमेशन के थ्रू। देखिए ये एक्स वाई और जेड एक्सिस, यहाँ पे आपको ये एक्सिस भी क्लियर हो रहा होगा कि ये एक्स वाई और ये जो जेड एक्सिस है ब्लू लाइन से वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा है। अब हमने एक वेक्टर ए ले लिया और एक वेक्टर बी ले लिया और इनके बीच में कोई ना कोई हम एंगल लेंगे, वो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो हमें इसकी डेफिनेशन भी पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं जो अभी हमने स्लाइड्स में देखी थी और अब हम इसको उस तरीके से एनिमेशन के थ्रू भी समझ रहे हैं। तो ए डॉट बी जो है वो किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ये फॉर्मूलाज आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अब ये हम वो वाला केस पढ़े हैं कि ए और बी जब सेम डायरेक्शन में है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में और आपको यहाँ नजर आ रहा है कि इनके बीच में कोई भी एंगल नहीं है, कोई भी एंगल नहीं है, तो मतलब कॉस जीरो है। जब कॉस थीटा जीरो है, जब कॉस जीरो है तो वो क्या हो जाएगा, 1। मीन्स ये आपकी क्या कंडीशन आ गई कि जहाँ पे कॉस जीरो 1 हो, मैक्सिमम वाली कंडीशन। अब ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, जो मैंने उसमें आपको समझा रही थी। तो एंगल क्या है, 90 डिग्री, एंड यू नो डैट के कॉस 90 क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे ये आपका कॉस 90 जीरो आ गया। अब हम इसका थर्ड केस देखते हैं। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, जब दो वेक्टर्स जो हैं सेम डायरेक्शन में हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जब दो वेक्टर्स जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे यहाँ पर हैं कि दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का बन रहा है, दे आर एंटी पैरेलल, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। अब आपको पता है कि cos 180 क्या होता है, -1। जब cos 180 -1 होता है तो वो a डॉट बी क्या हो जाएगा, -ab। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, कम्यूटेटिव लॉ फॉर द डॉट प्रोडक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर के हवाले से बात करते हैं कि सवाल किस तरीके से आ जाता है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि डिफाइन डॉट प्रोडक्ट गिव्स टू एग्जांपल, आपने डेफिनेशन दी, दो एग्जांपल लिख दी कि वर्क पावर इसकी एग्जांपल है, फिर लॉन्ग में आपसे पूछ रहे हैं, लॉन्ग में भी आ जाता है सवाल कि प्रूव दैट वेक्टर प्रोडक्ट इज अ कम्यूटेटिव, वेक्टर प्रोडक्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव। अब पहले तो आप समझो कम्यूटेटिव क्या होता है। कम्यूटेटिव ये होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस। अगर मैं एडिशन की बात करूं, आप लोगों ने ये प्रॉपर्टीज मैथ में याद नहीं पढ़ी हैं कि अगर मैं 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 लिखूं, बात एक ही है। 2 + 3 भी मुझे 5 देगा, 3 + 2 भी 5 देगा। ये हो गया कम्यूटेटिव फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब अगर मैं बात करूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो इसके एग्जांपल ऐसे ले लें, 4 2s are 8 इज इक्वल टू 2 4s are 8। मीन्स आप 4 और 2 को मल्टीप्लाई कराओ या 2 और 4 को मल्टीप्लाई कराओ, आंसर एक ही आएगा। तो क्या ये चीज़ वेक्टर्स में प्रूव होती है? यानी अब दो टाइप के वेक्टर प्रोडक्ट हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, स्केलर। वेक्टर हम बाद में पढ़ेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट में हमने देखना है कि स्केलर प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव है या नहीं है, तो इट इज कम्यूटेटिव। अब अगर ये कम्यूटेटिव है सो प्रूव दिस। यही चीज आपसे पेपर में पूछते हैं कि डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट, गिव इट्स एग्जांपल्स एंड प्रूव दैट वेक्टर प्रोडक्ट इज अ कम्यूटेटिव, या फिर आपसे पूछ लेंगे वेक्टर प्रोडक्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव। और अगर लॉन्ग में आपको क्वेश्चन दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपसे कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों चीजें पूछे 7 मार्क्स के लिए। शॉर्ट में दे रहे हैं तो ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई सी एक पूछेंगे। तो कम्यूटेटिव की देखते हैं। The scalar product of two vectors a and b is equal to the magnitude of vector a times the projection of b onto the direction of vector a। अच्छा, यहाँ वही प्रोजेक्शन की बात की है, ठीक है। इसको हम प्रोजेक्शन के थ्रू भी देख लेते हैं और जैसे हमने फर्स्ट एनिमेशन में देखा था उसके तरीके से भी देखते हैं। तो पहले आप ये देखें कि अगर मैं सपोज करूँगी एक वेक्टर है a,
ये एक वेक्टर है बी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर में ड्रॉ किया, इसको हम क्या कहते हैं कि वेक्टर ए की प्रोजेक्शन किसके ऊपर आ रही है, वेक्टर बी के ऊपर। प्रोजेक्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी बट इन अ स्मॉल साइज। वेक्टर ए की प्रोजेक्शन आ रही है वेक्टर बी के ऊपर। अब प्रोजेक्शन से पहले हम इस बात को देखते हैं, अगर मैं लिखूं बी डॉट ए इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने वहां पे देख लिया था कि मैं यहाँ पे ये बात मेंशन करना चाह रही हूँ कि ये जो वेक्टर है ए, इसका एक कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाइंग बाय कॉस थीटा, और फिर क्या हो जाए, अगर वो मल्टीप्लाई हो जाए किससे, इसी के मैग्नीट्यूड से, जो आपने डेफिनेशन में देखा था। तो यहाँ पे जो है आप लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, या अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि जो बी डॉट ए है वो ए वेक्टर की प्रोजेक्शन आ रही है किसके ऊपर, बी के ऊपर, मल्टीप्लाइंग बाय बी, ठीक है। तो इसको अब इसी का अगर मैं अपोजिट कर लूँ, ए डॉट बी की जगह मैं बी डॉट ए डॉट बी की जगह बी डॉट ए कर लूँ, या बी डॉट ए की जगह ए डॉट बी कर लूँ, वहां पे किसकी प्रोजेक्शन आ रही थी, जो हमने देखा था ए की प्रोजेक्शन बी के ऊपर। अब हम क्या देखेंगे कि बी की प्रोजेक्शन जा रही है ए के ऊपर, जब बी की ए के ऊपर जाएगी तो कैपिटल बी और ये ए, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि ए डॉट बी ए प्रोजेक्शन ऑफ बी। मतलब लिखने का तरीका ये है कि ये जब प्रोजेक्शन की बात करेंगे, जिसकी प्रोजेक्शन जिस वेक्टर के ऊपर आ रही, मीन जिसकी प्रोजेक्शन जा रही है वो कैपिटल लेटर में होगा, और जिसके ऊपर आ रही है वो स्मॉल लेटर में होगा, और मल्टीप्लाइंग किससे होगा, वो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। तो ए डॉट बी जो है ए बी, ए प्रोजेक्शन ऑफ बी के बराबर है, और बी डॉट ए किसके बराबर है, बी प्रोजेक्शन ऑफ ए के, ठीक है। तो इसका मतलब ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, means commutative law is valid for the, is true for the vector, is true for the scalar product और dot product। पेपर में अगर आपसे कम्यूटेटिव लॉ पूछा जाएगा तो वो आपने इस तरीके से लिखना है कि दिस लॉ स्टेट दैट, ये इसका स्टेटमेंट आ गया, या आपने कंसिडरेशन करी, ठीक है। फिर इसके बाद आपने ए डॉट बी के बाद बी डॉट ए को प्रूव किया, और ये आपका रिजल्ट हो गया, एंड इट इज इनफ फॉर यू। फिर हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की तरफ। अब व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, a डॉट अंडर ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट सी। ये इस तरीके से आप कह लें कि यहाँ पे कोई नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है। तो 2 3 जार मल्टीप्लाई होगा 6, और फिर जो है ये प्लस, और ये जो है क्या हो जाएगा, जैसे मैं इसको आसान से करूँ 1 2 और 3, तो 1 2 जार 2, ठीक है, 1 3 जार 3, डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, सही है, 1 2 जार 2 और 1 3 जार 3, तो 2 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 5, और यहाँ मैं लिखा था 1 2 3। तो ये इस तरीके से अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करूँ, यहाँ पे कोई नंबर्स आ रहे हों और वो इसको प्रूफ कर रहा हो, तो वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वैलिड हो रही है, प्रूफ कर रही है। तो बात यह है कि हमने देखना है कि जिस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ को प्रूफ कर रही थी, क्या वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ करती है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को समझने के लिए हम एक एनिमेशन देखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर में किस तरीके से काम करना है। ये चीज़ अगर आपसे प्रूफ करने के लिए बोलेंगे तो आप इसकी डायग्राम को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे और इसकी वर्डिंग लिखेंगे। अब हम एनिमेशन देखते हैं ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट वो क्या है, ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी और ए प्लस सी। मीन्स इसको प्रूफ करने के लिए पहले हमें किसको प्रूफ करना पड़ेगा, बी प्लस सी को प्रूफ करना पड़ेगा अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं। फिर राइट हैंड साइड के लिए मुझे ए डॉट बी को प्रूफ करना पड़ेगा और ए डॉट सी को प्रूफ करना पड़ेगा। फिर दोनों को ऐड करके मैं देखूंगी कि हाँ वो चीज़ जो है इसके इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। तो अब हम इसको इस तरीके से करते हैं, पहले हमने किसको प्रूफ करना है, बी प्लस सी को, ताकि हम उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करवा सके और फिर अपना रिजल्ट हम उसमें देख सके। तो कंसीडर कर ले एक वेक्टर, कौन सा नाम देंगे आप इसको, बी का नाम देंगे, फिर एक वेक्टर सी का नाम देंगे, ठीक है। फिर अगर मैं इनकी रिजल्टेंट ड्रॉ करूं, अगर बी और सी का मैं रिजल्टेंट ड्रॉ करूं, आपको रिजल्टेंट वेक्टर का पता है, एडिशन ऑफ वेक्टर में देखा होगा आपने, ये मैंने इसका रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया, इसका नाम क्या हो गया आर।
मतलब r किसके बराबर आ जाएगा फिर b प्लस सी के अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। अब अगर मैं इसके बिल्कुल पैरेलली एक वेक्टर ड्रॉ करूं, ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये मैंने कैसे किया कि r ये रहा, ठीक है, ये c के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ हो गया, b के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ हो गया। मतलब ये जो रिजल्टेंट r है वो b प्लस सी के भी बराबर है और वो c प्लस b के ही बराबर है। ये इन दोनों का भी रिजल्टेंट है और वो उन दोनों का भी रिजल्टेंट है। अच्छा, अब ये मैंने एक्सेस ड्रॉ किया है ताकि मैं इनकी प्रोजेक्शन शो कर सकूं। अब ये जो मैंने वेक्टर लिया है, ये क्या लिया है, वेक्टर ए लिया है। अब देखिए वेक्टर ए के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ करते जा रहे हैं। प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करते जा रहे हैं, बी की प्रोजेक्शन जब ए के ऊपर आएगी तो बी ए, सी की प्रोजेक्शन जब ए के ऊपर आएगी तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, सी ए, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं आर की प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं, ये जो आर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इसकी प्रोजेक्शन क्या होगी, ठीक है, वो भी किसके ऊपर आएगी, ए के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगी, आर ए हो जाएगी। तो अब ये जो मैंने प्रोजेक्शंस के थ्रू बात की है ताकि मैं इसको भी मेंशन करके लिख सकूं कि हाँ हम प्रोजेक्शन के हवाले से किस तरीके से लिख रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा कि आर ए जो है वो खुद किसके बराबर हो जाएगा, बी ए प्लस सी ए के। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि ये जो ए डॉट आर है, मतलब अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ किसका, ए का और आर का, तो किसके बराबर आएगा, ए आर ए के। अच्छा, कैसे ए आर ए के बराबर आएगा, जैसे हम ए डॉट बी का वेक्टर ए डॉट बी का हम डॉट प्रोडक्ट लेते थे तो किसके बराबर आता था, ए प्रोजेक्शन ऑफ बी इंटू ए, या हम बी डॉट ए का लेते थे तो वो किसके बराबर आता था, बी प्रोजेक्शन ऑफ ए इंटू बी। सिमिलरली जब हमने ए डॉट आर लिया तो वो किसके बराबर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन टू द वेक्टर ए डॉट आर ए, ठीक है। ये ए डॉट आर वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ए डॉट आर ए हमारे पास क्या आ गया है, ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ आर ए। तो अब मैं यहाँ पे जो हूँ सिंपली वैल्यूज पुट करूँगी और अपनी डेरिवेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब ये देखें, यहाँ हमने लिखा कि r जो है वो किसके बराबर आ गया, b प्लस सी के। ये वही वाली बात है जो मैंने आपको बताई थी ना कि r b प्लस सी के ही बराबर और c प्लस b के ही बराबर है। अब अगर r b प्लस सी के बराबर है तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख सकती हूँ कि r a जो मैं आपको बता रही थी, r a किसके बराबर होगा, b a और c a के, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन टू ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ c इंटू ए। जिस तरीके से r इन दोनों का रिजल्टेंट है बी सी का, इस तरीके से आर ए भी इन दोनों का रिजल्टेंट है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू एंड प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन टू ए। तो मेरे पास बेसिकली ये चीज़ आ गई जो मैं आपसे कह रही थी कि हम पहले इसको फाइंड आउट करेंगे, बी प्लस सी को फाइंड आउट करेंगे। अब जब हम बी प्लस सी को फाइंड आउट कर लिया तो मैं इसका डॉट प्रोडक्ट ले सकती हूँ ए से। मैंने ए लिखा और बी प्लस सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी ए प्लस सी ए मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू एंड प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन टू ए। अब ये ए बी ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ए सी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने जो वैल्यूज पुट करनी है वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ए की एंड सी ए की। तो उसको आप लोग उस तरीके से लिखेंगे कि देखें ए डॉट बी प्लस सी, ये मल्टीप्लाई हो गया ए बी ए और ये ए सी ए, ठीक है। जब ये ए बी ए और ए सी ए मल्टीप्लाई हो गया तो हम ज़रा मेंशन कर देते हैं कि ये ए बी ए है क्या। जैसे ए जो है ए आर ए है तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी, ए सी ए क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। ये बात आपको समझ आ गई कि ये डॉट प्रोडक्ट है किसका, ए डॉट बी का, और ये ए प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन टू ए, ये डॉट प्रोडक्ट किसका होगा, ए इंटू सी का। मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी वो ए सी ए है एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या है, ए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। तो अब मैं इस चीज़ को इस तरीके से मेंशन कर सकती हूँ कि ये जो हमने चीज़ प्रूफ करनी थी, ए डॉट बी प्लस सी एंड ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है ए डॉट बी प्लस सी। तो ये देखिए जो ए डॉट बी प्लस सी है वो यहाँ पे क्या आ रही थी, ए बी ए। तो मैं ए बी ए की जगह क्या लिख सकती हूँ, ए डॉट बी, और ए सी ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ए डॉट सी। तो इसको हम इस तरीके से देख लेते हैं कि डेरिवेशन में अपने सारे पार्ट स्टेप बाय स्टेप करेंगे।
जैसे यहाँ पर हुए हुए हैं। और अब आप इस लास्ट इक्वेशन को देखें तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया जो आपसे प्रूफ करने के लिए बोला था। इसका मतलब मैं इस बात को कंक्लूड कर सकती हूँ कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो एक कम्यूटेटिव है, ठीक है।